आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बता दें। सबसे बड़ा सवाल यह इस वक्त सियासत में चरम पर दिख रहा है कि अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होंगे, बल्कि अपने पहले से तय कार्यक्रम के तहत रायपुर जाएंगे, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे। फिलहाल अभी सीएम आवास पर हलचल बढ़ी हुई नजर आ रही है और यूपीए गठबंधन के नेता लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। यहां आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। सीएम आवास के बाहर मंच तैयार किया जा रहा, माना यह जा रहा है कि सीएम यहां से कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश इस वक्त सीएम आवास के बाहर मौजूद है। सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, क्या कुछ हलचल सीएम आवास के बाहर देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए हलचल तेज है और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें इस वक्त एक मंच तैयार किया जा रहा है। ये मंच इसलिए तैयार किया जा रहा है कि जो भी जेएमएम के कार्यकर्ता पूरे राज्य भर से आ रहे हैं और आबादी मैदान में उनका जुटान हो रहा है, वो सामने जो रास्ता आप देख रहे हैं इसी रास्ते से होकर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर इस मंच के बनने के पीछे का उद्देश्य यही है कि मुख्यमंत्री यहां इस मंच से उन तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और न्यूज 18 ने 11:30 बजे के करीब ही इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था कि जो लोग कह रहे थे कि मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री जाएंगे, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। और बहुत सारे कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें, क्योंकि मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि न सिर्फ पार्टी के विधायक, लगभग 1 दर्जन के करीब विधायक इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के अंदर हैं और उनके साथ जो कार्यकर्ता आए हुए थे या दूसरे भी नेता आए थे, जिला अध्यक्ष जो आए हैं, वो तमाम लोग इस वक्त मोरहाबादी मैदान में हैं। वहां से चलेंगे, यहां मुख्यमंत्री आवास के बाहर मुख्यमंत्री उनको संबोधित करेंगे। और अब ये तय हो गया, हम लगातार ये कह रहे थे कि आज ईडी दफ्तर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जाएंगे, वो अब हो चुका है क्योंकि समय 11:30 का था। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 1:30 बज चुके हैं। मतलब साफ है कि वो सिर्फ और सिर्फ आज उनका जो पहले से कार्यक्रम है रायपुर जाने का, वहां वो जाएंगे। 4 से 4:30 बजे के करीब वो आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। तो अब जो हलचल है, हलचल आगे अब बढ़ेगी, क्योंकि 15 दिनों का समय, इसलिए 15 दिनों का समय मैं कह रहा हूं क्योंकि जो शेड्यूल जारी किया गया है मुख्यमंत्री का, वो 15 नवंबर जो कि राज्य का स्थापना दिवस भी है, उसको लेकर शेड्यूल जारी है। और लगातार मुख्यमंत्री इस दौरान कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चाहे वो अविनाश, आज जो ये कार्यक्रम हम देख पा रहे हैं, अभी से कुछ ही देर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। इस दौरान किन बातों की चर्चा हो सकती है? कार्यकर्ताओं में किन बातों को लेकर आज चर्चा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से की जाएगी? देखिए, आपको पता है कि कल यूपीए की एक बैठक हुई थी विधायकों की, और उसमें विधायकों को ये बताया गया था कि किस तरह से बीजेपी के द्वारा, या हम केंद्र सरकार की भी बात करें, केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है, बीजेपी की मंशा क्या है, किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन सारी बातों को जो कल बंद कमरे में हुई है, जो विधायकों के समक्ष हुई है, यहां से मुख्यमंत्री अपनी बात को रखेंगे। और जिस अवैध खनन को लेकर जो बातें हो रही हैं, जिस मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हो रही हैं, उस पर अपनी स्थिति भी स्पष्ट करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है और कैसे उन्हें फंसाया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो बातें आ रही हैं या जेएमएम के नेताओं और विधायकों की तरफ से ये कहा जा रहा है, जेएमएम का साफ कहना है कि जो ईडी की कार्रवाई है, ईडी के पास अगर कोई साक्ष्य है तो जरूर ईडी अपनी कार्रवाई करे। लेकिन इस सरकार के गठन होने के बाद से ही 2020 से लगातार एक प्रयास चल रहा है कि कैसे राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को अपदस्थ किया जाए, और इसको लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और उसी में से एक है जो ईडी का प्रकरण सामने आया है। और इस मामले में जिस तरह से मुख्यमंत्री, अविनाश, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो कल उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान साफ साफ बयान ये दिया था कि हम किसी से डरते नहीं, अगर जिस तरह की एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, उनकी तलब है हमें, तो हम वहां पर जाएंगे, हमें किसी से किसी बात की डर नहीं है। ये कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। अब आगे क्या कुछ स्पष्टता हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, देखिए, यहाँ अभी कहीं से कोई बात जेएमएम की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आई है कि वो नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो कार्यक्रम पहले से तय है हम उसे रद्द नहीं कर सकते हैं।
और कानूनी राय भी ली जा रही है कि क्या मुख्यमंत्री को जिस तरह से कम समय में समन किया गया और पहला ये समन है, ये भी कहा जा रहा है कि 3 समन हो सकते हैं, आपको मौका मिलता है, तो मुख्यमंत्री कोई हड़बड़ाहट में भी नहीं है। मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री है वो कह रहे थे कि कोई मुख्यमंत्री खिलौना नहीं है कि कोई बुलाए और वो उस ओर चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें इसलिए कही जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री भी सारी चीजों को टटोल लेना चाहते हैं। आप देखेंगे कि 11 नवंबर को जो विशेष सत्र है, यहाँ के 1932 खतियान को लेकर जो स्थानीय नीति की बात हुई है, जो यहाँ ओबीसी आरक्षण 27% देने की बात हुई है, इन दोनों ही विधेयक को लाना है। 10 को कैबिनेट की बैठक होने वाली है, मतलब 15 तक में बहुत सारी चीजें और मुख्यमंत्री कर लेना चाहते हैं। कहीं न कहीं जो राजनीतिक गलियारों में जिस बात की चर्चा हो रही है या राज्य के मुख्य विपक्षी दल के द्वारा जो कहा जा रहा है, उससे उस संकेत को समझते हुए, भापते हुए बहुत सारे निर्णय सरकार 15 नवंबर तक लेने जा रही है और कानूनी रूप से भी इस लड़ाई को लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से जारी समन के विरोध में जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पर उतर सकते हैं। रांची शहर के चप्पे चप्पे पर जेएमएम के पोस्टर सहित बस लगा दी गई है, जहां पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरने की तैयारी साफ दिखाई दे रही है। वहीं जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कह दिया गया था कि इस समन का ईडी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने आज पूछताछ के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन जारी कर दिया है, जिसके बाद राज्य भर के पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है। और बीती प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम ने साफ कह दिया था कि इस सम्मन का वो मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। और इसके बाद आज सुबह रांची के कई जगहों पर आप देखेंगे कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन की तैयारी दिख रही है। जगह जगह पर जेएमएम के बैनर्स लगे हुए हैं और इसके साथ पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। बसेस लगाई गई है। जो विरोध प्रदर्शन की तैयारी है वो हर जगह रांची के कोने कोने में दिख रही है। ठीक इसके उल्टे साइड में एक और बस लगी हुई है। यह अरमू का इलाका है जहां पर जेएमएम का पोस्टर लगा हुआ है और पोस्टर लगी हुई 3 ऐसी बस तैयार खड़ी है। इस वक्त राजधानी रांची में जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में उबाल है वो साफ साफ सड़कों पर दिख रहा है। तैयारी जो है वो विरोध प्रदर्शन की साफ दिख रही है। और मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि जितनी भी नॉन बीजेपी स्टेट्स है वहां पर ईडी जो उन्हें इंटेंशनली परेशान करी, पर इस बार मुख्यमंत्री ने भी सचेत कर दिया है कि इस बार ट्राइबल स्टेट से ईडी का पाला पड़ा है और जो भी सम्मन का जवाब होगा वो ईडी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में हजारों की संख्या में मोरहाबादी मैदान में कार्यकर्ता जुट रहे हैं। ये कार्यकर्ता ईडी की ओर से सीएम हेमंत को जारी समन का विरोध कर रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में सीएम हेमंत सोरेन के यहां पहुंचने की संभावना है और वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता भारी संख्या में वहां पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मंच पर आसीन होंगे और सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं झारखंड में जारी सियासी गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम 4:30 बजे रायपुर रवाना होने वाले हैं। मुख्यमंत्री वहां आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे। दरअसल सीएम का जो शेड्यूल जारी किया गया उसके मुताबिक 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक सीएम का कार्यक्रम बेहद व्यस्त है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सम्मन के बाद राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है और जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन आज शाम 4:30 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे। चार्टर विमान से रवाना होंगे चूंकि उन्हें वहां अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य सम्मेलन में शामिल होना है। और चूंकि आईपीआरडी की ओर से जो सीएम का शेड्यूल जारी किया गया है वो 4 नवंबर से 15 नवंबर तक का जो हर दिन का शेड्यूल है बेहद ही व्यस्त है। 4 से 7 नवंबर तक सीएम को जो है आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद लगातार सीएम का जो शेड्यूल व्यस्त है। 14 नवंबर को जो 15 नवंबर को लेकर जो राज्य की स्थापना दिवस उसको लेकर समीक्षा होगी। 15 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस को लेकर सीएम वहां व्यस्त रहेंगे। लिहाजा हर दिन का कार्यक्रम चाहे 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक का जो कार्यक्रम है हर दिन बता दिया गया कि सीएम कहां और किस कार्यक्रम में कितने बजे तक शामिल होंगे। लिहाजा आज जो 3 नवंबर को यह कहा जा रहा था कि सीएम को ईडी की सम्मन के बाद ईडी कार्यालय में पेश होना है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है सीएम आज शाम में रायपुर रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
और देखिए, राजधानी रांची के ईडी दफ्तर की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मुकम्मल कर दी गई है। सीआरपीएफ की टीम जहां ईडी दफ्तर के अंदर की सुरक्षा की कमान संभाल रही है, वहीं झारखंड पुलिस के जिम्मे ईडी दफ्तर के बाहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। दफ्तर के बाहर पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग भी कर दी गई, वहीं फायर ब्रिगेड की टीम भी तैनात है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी के दफ्तर से ईडी के कार्यालय की सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ से सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसके बाद आज यहां पर सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। फिलहाल झारखंड पुलिस की भी टीम यहां पर पहुंच चुकी है और यहां पर पूरे ऑफिस की बैरिकेडिंग की जा रही है। वहीं गेट भी आज ईडी के दफ्तर का बंद है। अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने कमान संभाल ली है। वहीं जैप और सैप के भी जवान यहां पर मुस्तैद हैं ताकि कोई भी आपात स्थिति हो तो उससे निपटा जा सके। वहीं फायर ब्रिगेड के वाहन भी यहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलकर मोराबादी मैदान जा सकते हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं को वो संबोधित कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर उनका मूवमेंट हो सकता है। तो जिसे लेकर तमाम तरह से सुरक्षा इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं ईडी के दफ्तर में। फिलहाल जो यहां पर पुलिस की टीम मौजूद है, यहां पर तमाम जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसे देखते हुए ईडी के दफ्तर की सुरक्षा की व्यवस्था में जुटी हुई है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और देखिए, राजधानी रांची में ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा की जांच को लेकर रांची सिटी एसपी खुद मौके पर पहुंचे और बंदोबस्त का जायजा लिया। मामले को लेकर उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसकी वजह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं शहर भर में वैसे स्पॉट जहां हंगामे के आसार हैं, वहां भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। यहाँ पे भी जरूरत होती है उसके साथ हम लोग हमेशा सुरक्षा व्यवस्था करते ही हैं। क्या कुछ जगह डेमोंस्ट्रेशन भी होने वाला है? बीजेपी कार्यालय वगैरह के बाहर भी दिख रही थी सुरक्षा व्यवस्था, क्या होगा? जहाँ कहीं भी हम लोगों को लगेगा कि सुरक्षा की जरूरत है वहाँ सुरक्षा दी जाती है। शहर में क्या कुछ धरना प्रदर्शन भी होने वाले हैं आज? वो देखा जाएगा। उसके लिए आप प्रिपेयर्ड है? फोर्स प्रिपेयर्ड है? हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड है। और अगली खबर सरायकेला से, जहां सरायकेला थाना परिसर स्थित बालमित्र कक्ष में एक नाबालिग ने बेल्ट के सहारे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना बुधवार की बताई जा रही। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही एसपी, एसडीपीओ और गम्हरिया थाना प्रभारी देर रात थाने पहुंचे और मामले की जांच की, जिसके बाद रात करीब 12 बजे शव का पंचनामा कर मोर्चरी भिजवाया गया। मामले की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। परिजनों की शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई करने की पुलिस तैयारी कर रही। आज पुलिस को मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पता चल रहा है कि इसका किसी से कुछ प्रेम संबंध वगैरह था, तो दोनों पक्ष के लोग आए थे और एक पक्ष के लोग चले गए थे, इसको ये यहीं पे रह गया था। अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो मृतक लड़का है मोहन मुर्मू, उसके परिवार वालों को हमने सूचित कर दिया है लगभग 8-9 बजे रात में, और वो लोग इसके परिवार वाले घाटशिला पूर्वी सिमू से आएंगे और वो क्या कहते हैं, क्या बयान देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर न्यूज 18 पूछता है सवाल, बिना शिकायत के नाबालिग को क्यों हिरासत में रखा गया? अधिकारियों की गैर मौजूदगी में शव आखिर फांसी के फंदे से कैसे उतारा गया? और उतार तो लिया गया, लेकिन उतारने के बाद शव को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? ये तमाम सवाल हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। और इन गंभीर सवालों के साथ न्यूज 18 अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से ये सवाल पूछता है। वहीं धनबाद में दिव्यांग अभिषेक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता ने दिव्यांग बच्चे के बचाव का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम के दौरान भी बच्चे के शरीर पर चोट के निशान दिखे थे। संस्था के मुताबिक अस्पताल में चूहों ने ही शव को कुतर लिया था, जबकि अस्पताल अधीक्षक ने शव को कुतरे जाने से साफ इनकार करते हुए मारपीट से जख्म होने की बात कही है। इधर अभिषेक की मौत के बाद जिला समाज कल्याण पदाधिकारी और CWC से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं संस्था में बाकी 13 बच्चों की शिफ्टिंग की कोशिश की जा रही। बच्चे की गंभीर स्थिति होने के बाद कोडरमा CWC को जानकारी क्यों नहीं दी? पहला सवाल। दूसरा, कोडरमा DC साहब को भी इन्होंने जानकारी नहीं दी।
आप धनबाद में रहते हैं, धनबाद CWC और धनबाद उपायुक्त कार्यालय सामने है, आपने उनको भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। धनबाद CWC को जानकारी मैंने प्रोवाइड करवाया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है। यह मर्सरी फुल था या खराब था, जिसके कारण लोगों ने बोला कि अभी इसको बरामदे पर रख दीजिए। हमारा स्टाफ कहा कि घर ले जाएं, पर नहीं OD बन गया, नहीं ले जाना, वहीं रखना होगा। तो कहाँ रखाएगा? तो बरामदा में रख दीजिए, कल आकर आज तो पोस्टमार्टम संभव नहीं है, संडे है, त्यौहार है, कोई है नहीं, कल होगा। तो वहाँ फिर बरामदा में रख दिया गया। सुबह ही लोग गया तो देखता है कि हाथ पैर में चूहा काटे हुए। अपने वहाँ का चिकित्सक डॉक्टर बोले कि हाँ चूहा काट लिया है। शिफ्टिंग के प्रक्रिया होने तक हम लोग उसको भी बंद करने की स्थिति में नहीं है, तो वो ट्रांजिशन कैसे हो सकता है उस पर भी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को बात संरक्षण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। और जो अनटोल्ड इंसिडेंट वहाँ पर हुआ है, जो पहले घटना हुई है या अभी हुई है, तो उसमें जांच करके FIR या कार्रवाई। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिमडेगा में बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यहां एक ही दिन में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में 2 बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पहली घटना कोलेबिरा थाना क्षेत्र की है, जहां थाने से महज 500 मीटर दूर SS+2 स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां कार्यक्रम के मंच के ठीक पीछे 8वीं की छात्रा के साथ 2 दरिंदों ने असमत लूट ली। परिजनों ने जब पुलिस को इस बात की जानकारी दी, तब 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं दूसरी घटना ठेठई टांगर की है, जहां मेला देखकर लौट रही युवती से 3 हैवानों ने गैंगरेप किया। पुलिस अब इस मामले के आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रात्रि आयोजन के दौरान रेप की घटनाओं से सिमडेगा शर्मसार दिख रहा और अब रात में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को बंद करने की भी मांग उठने लगी है। इन मेला को लेकर जो मंच के बगल में घट रही थी, तो प्रशासन पर भी सवाल उठाता है, लेकिन बशर्ते प्रशासन करे क्या रात्रि में इन मेला होता है उसको बंद करके अगर वो दिन के कार्यक्रम किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। जिला सुरक्षित भी रहेंगे और जिला के बदनामी भी नहीं होगा। के ठीक पीछे ही ऐसी घटना को घटित हो जा रही है और प्रशासन को पता भी नहीं है। तो जो प्रशासन जो जिला का नेतृत्व करते हैं, जो माई बाप जिला का है, उपायुक्त हैं, तो वैसे लोगों को एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, जब हम परमिशन दे रहे हैं तो उस परमिशन के आधार पे हम सुरक्षा भी मुहैया कराने के काम करें। वहीं गढ़वा में चिनिया सदर प्रखंड के मुखिया पति और जेएमएम के केंद्रीय सदस्य अयूब अंसारी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। एसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने यूपी और छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से मुख्य आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार किया। वहीं उसकी निशानदेही पर 3 और आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। हत्या के पीछे जो वजहें सामने आई, इसमें पहला जमीन विवाद था, दूसरा गोकशी के आरोप में सद्दाम के भाई को जेल भिजवाना शामिल था। पुलिस की कार्रवाई में एक आरोपी फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 बाइक, 4 मोबाइल फोन सहित कई सामान जब्त किए हैं। एक तो पहला कि जमीन विवाद सद्दाम अंसारी का हनीफ के साथ, उसी गांव के सेमराटा का हनीफ के साथ जमीन विवाद चल रहा था और जो है मुखिया पति अयूब अंसारी जो है हनीफ का सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा है गोकशी मामला में उसका बड़ा भाई जेल गया था और जो है यह बात सद्दाम को पता चल गया था, एक मामला भी रहा। इसी तरह से इनके बीच दुश्मनी बढ़ गई थी और इतना बढ़ गया था कि अब इन लोगों के पास हत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच रहा था, इस कारण इन्होंने हत्या किया। वहीं धनबाद में निरसा थाना क्षेत्र के काली माता कॉलोनी निवासी विपिन पाठक उर्फ आंकोर बाबा पर दिल्ली की एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। डर से युवती ने बाबा के खिलाफ लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई। वहीं पीड़िता का साथ देने वाले 2 युवकों को बाबा के चेलों ने पीटकर जख्मी कर दिया। इधर बाबा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देर रात तक स्थानीय लोगों ने NH2 को जाम कर दिया और इसके बाद विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी निरसा थाना पहुंचे। दोनों युवकों ने बाबा के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हम जब अच्छा से एक परिवार जैसा जब हम लड़की से बात किए तो लोगों को यही बता रही थी आंटी, हम यहाँ सबको बताने के लिए आए हैं कि यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ से सब सावधान रहें। तो ओंकार बाबा की कृपा है जो सबको ठंडा कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम लगातार हमको सुनने में आए जो घटना घटी है और लेडीज़ को छेड़खानी होती है, लेडीज़ के साथ रेप होती है, ये तमाम घटनाएं तो जो कान में आई लोगों का।
और धनबाद कोयलांचल में इन दिनों अवैध कोयला और लोहा कारोबार का बोलबाला है और जब सुरक्षा बल इसके खिलाफ छापेमारी करते हैं तो स्थानीय लोग ही विरोध में उतर जाते हैं। ताजा मामला बरोरा थाना क्षेत्र बारोरा मार्केट कॉलोनी का है, जहां बीसीसीएल एरिया 1 के सीआईएसएफ अवैध डिपो में छापेमारी करने पहुंची। यहां भारी मात्रा में कोयला मौके पर पाया गया, वहीं बीसीसीएल के लोहे का बड़ा स्क्रैप भी मिला। जब सीआईएसएफ ने कोयला जब्त करना चाहा तो स्थानीय लोग विरोध में उतर आए, वहीं बरोरा पुलिस इस दौरान मूक दर्शक बनी रही। ऐसे में कोयले के नाम पर कचरा जब्त कर खानापूर्ति की गई है। लग तो रहा है कि जितने भी है अवैध खनन करता है, जिसको अवैध खनन करके कोयला को इकट्ठा करके रखा गया था, जो सीआईएसएफ द्वारा यहाँ रेड मारा गया, कुछ पता चल पाए सर किसके साथ। और देखिए, पाकुड़ में करोड़ों की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सफेद हाथी बनकर रह गया है। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर लिट्टीपाड़ा प्रखंड में जोडीहा धर्मपुर गांव में इसे बनाया गया था और इसके निर्माण में करोड़ों की लागत आई थी, लेकिन 8 साल पहले बना ये भवन जर्जर होने लगा है। अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती नहीं होने से यहां मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा और इस भवन की देखरेख की व्यवस्था भी किसी तरह की नजर नहीं आ रही और ऐसे में ये भवन खंडर हो गया है। साथ ही रात में असामाजिक तत्वों का भी अड्डा बन गया है। थे बन के खाली अभी घर सब है, डॉक्टर वो सब आता नहीं है, खाली 15 अगस्त के टाइम में आता है, झंडा फहरा लेता है, चल जाता है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कहना चाहते हैं कि हम लोग का हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल बना है, ये हम लोग को गरीब आदमी है, यहाँ कोई चीज की सुविधा नहीं हो रहा है, जैसे कि डॉक्टर नहीं है, कोई चीज नहीं है। एक तो दीदी आती है महीना में, पोलियो लोग खिला के चल जाती है। हम लोग को बहुत असुविधा है। जैसे पशु डॉक्टर यहाँ है, हम लोग को मालजाल मछली से बीमार पड़ता है, इसमें भी डॉक्टर नहीं आता है। हम लोग को बहुत चीज की असुविधा है यहाँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार और झारखंड में न्यूज 18 का बजा डंका, प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भरोसा। न्यूज 18 बिहार झारखंड बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।